लगभग हजारों साल पहले ज़्यूस किस तरह से इस दुनिया में ताकत की लालच में अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं थे। ज़्यूस की उसी लालच की वजह से हेफेस्टस अपनी ताकत को खो देते हैं क्योंकि ज़्यूस उससे छीन लिए थे। फिलहाल अभी हेफेस्टस को वही ताकत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं और दूसरे साइड में ये दुनिया पूरी तरह से परसियस के हाथों में डिपेंड करता है। अगर उसे स्पीयर ऑफ ट्रियम नहीं मिलता है या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर कोई हथियार हेफेस्टस बना के नहीं देता तो यह दुनिया क्रोनोस के हाथों पे ख़त्म हो जाएगा। और उसी बात को लेकर हेफेस्टस फिलहाल परसियस को उसके पिताजी ज़्यूस की गलतियों को बता रहे थे, क्योंकि फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ताकत को लौटा देना। लेकिन ज़्यूस को तो हेडिस ने कैद करके रखे हुए हैं टर्सियस की कैद खाने में, बिल्कुल ही क्रोनोस के सामने। ऐसी बातें चल ही रही थी तभी हेफेस्टस के सामने एंड्रोमेडा जाके अपनी विनती करती है और एंड्रोमेडा को देख के हेफेस्टस की अपनी बीवी याद आ जाती है जिसकी नाम हुआ करती थी एफ्रोडाइट। एंड्रोमेडा कहती हैं, अगर आप गॉड होते और अगर आपके पास कोई ताकत ना होता तो आप कैसे ज़्यूस को टर्टरस से आज़ाद करते। ये बातें सुनते ही हेफेस्टस तभी सभी को ले जाके हाजिर करता है एक बहुत ही बड़ी औरत की ग्लोब के सामने, और उस औरत को घुमा के जैसे हम ग्लोब को घुमाते हैं किसी स्कूल में, उसके मिडिल को खोल के सबको कहता है ये है टर्टरस, मैं ही टर्टरस को बनाया था और मैं जानता हूँ उस टर्टरस को कैसे खोला जा सकता है क्योंकि मैंने उसे बाहर से बनाया था। और ये बातें कहते हुए आखिर में हेफेस्टस सबको यानी परसियस को कहता है एक ही आखिरी दरवाजा है जिसके जरिए तुम टर्टरस के अंदर जा सकते हो, कोई भी गॉड को इसके बारे में मालूम नहीं चलेगा। और फिलहाल उसी टाइम पे टर्टरस के अंदर ज़्यूस के शरीर के अंदर से निकलती हुई ताकत जलती हुई गली हुई आग के रूप में क्रोनोस के शरीर के अंदर जाके घुस रहा था और वो धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे थे। हेडिस खड़े होकर ये सभी नज़ारे देख रहे थे, तभी पीछे से कमजोर ज़्यूस अपने भाई को कहता है, क्या तुम डर रहे हो भाई, क्योंकि क्रोनोस दोबारा जिंदा होने वाले हैं और वो दोबारा वही काम करेंगे जिसकी वजह से हमने और तुमने क्रोनोस को यहाँ पे कैद किए थे। समझने वाली बात यह है कि हेडिस जानता है इसका सर्कमस्टेंसेस के बारे में, लेकिन वो बहक गया था क्योंकि वो अपने भाई ज़्यूस के ऊपर गुस्सा थे और वो ये भी समझ रहे थे कि उसने जो ये काम किए इसके लिए उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसी टाइम में दूसरे साइड में जमीन के ऊपर हेफेस्टस अपनी बनाई हुई मैप को ले जाके उसी के मदद के सहारे चलते हुए आखिर में टर्टरस में जाने वाले पहाड़ में इस जमीन के ऊपर बनाए गए दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे आसमान से एरिस पहुंच जाते हैं उनके सामने, क्योंकि मुसीबतों से बचने के लिए कोरिना ने दोबारा एरिस से मदद मांग ली है। फिर एरिस को रोकने के लिए पोसाइडन के बेटे एजिनोर और ज़्यूस के बेटे परसियस कोशिश करते हैं, लेकिन एरिस की कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते क्योंकि वो फुली गॉड हैं। और आखिर में कोरिना एरिस के सामने जाके कहती है, मैंने ही आपकी इबादत की है, लेकिन ये एरिस बिल्कुल ही बदल चुके थे। कोरिना को वहां पे वो मार दिए और उसी टाइम पे हेफेस्टस तभी अपने तरीकों के मुताबिक उस दरवाजा को खोल दिए। और आखिर में एरिस को रोकने के लिए हेफेस्टस एरिस के सामने जाके अपनी आखिरी ताकतों को लगा देते हैं उसे रोकने में। और उसी टाइम पे हेफेस्टस की बातों के मुताबिक ही परसियस, एजिनोर और एंड्रोमेडा दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं और ऊपर यकीनन एरिस हेफेस्टस को मार देगा। तीनों टर्टरस के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे ज़्यूस को कैद किया गया था और जहां पे क्रोनोस है वो जगह बिल्कुल ही टर्टरस की मिडिल में मौजूद है। वहां तक जाने के लिए काफी लंबी सड़क पार करना होगा, लेकिन उतना आसान भी नहीं है क्योंकि वो सड़क है भूल भुलैया से पूरी तरह से भरपूर। और उसी टाइम पे वो तीनों पार कर रहे थे और तीनों को ही काफी सारे अपने रिलेटिव्स की आवाजें सुनाई देने लगे ताकि वो तीनों अपनी सड़क पे भटक जाएं और एक दफा में जाके इस टर्टरस की सभी दीवारें अपनी जगह को बदलने लगी। एक बार तो तीनों ही पिछड़ जाते हैं, लेकिन आखिर में एकजुट हो जाते हैं। और बिल्कुल उसी टाइम पे परसियस के ऊपर एक इंसानी शरीर रूपी टाइटन यानी राक्षस आके हमला कर देता है। फिर उसके साथ लड़ाई होती है और लड़ाई होने के आखिर में परसियस उसे मार देता है। फिर तीनों ही चलते रहे और पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल में। दिखाई देते हैं बहुत ही बड़ी तेज आग की तरह रोशनियां चल रहे हैं। ज़्यूस पूरी तरह से कमजोर पड़ गए थे, उसके दोनों हाथों से ताकत के स्रोत बह के जा रही थी क्रोनोस के शरीर में। और उसी टाइम पे ज़्यूस के सामने खड़े हुए थे उसके भाई हेडिस। पीछे से ज़्यूस तभी हेडिस को कहता है, मैंने तुम्हारे
तुम्हारे साथ गलत किए, क्या तुम मुझे माफ करोगे? क्योंकि तुम्हारी इस कारनामों की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अपने भाई के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर हेडिस पूरी तरह से गल जाता है, क्योंकि हेडिस कभी भी फुली शैतान नहीं थे। और इससे यह भी मतलब लिया जा सकता है, हेडिस जानता है अगर क्रोनोस जिंदा हो जाते हैं तो सब लोग मिट जाएंगे, ना कोई देवता बचेगा ना कोई इंसान। पीछे से एरिस तभी वहां पे पहुंच जाते हैं। हेडिस को ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं हेडिस के ऊपर एरिस हमला कर देता है और उसी टाइम पे क्रोनोस अपनी कॉन्शियसनेस को पा लेता है। वो अपनी आवाज में अपनी भाषा में बातें करने लगे और इसके बाद ही एरिस हेडिस के साथ लड़ाई करते हुए ऊपर से नीचे की मंजिल में गिर जाता है। मौके के इस हिस्से में तीनों पर्सियस, एजेनोर और एंड्रोमेडा हाजिर होते हैं ज़्यूस के सामने। अपने पिताजी को बांधा हुआ देखते ही पर्सियस तभी अपने जेब से पोसाइडन के स्टिक को निकाल के मार मार के अपने पिताजी को छुड़ा लेता है। लेकिन तब तक पीछे क्रोनोस पूरी तरह से अपने रूप में चले आए थे। उसके शरीर में पूरी तरह से आग भर चुकी थी। वो बहुत ही बड़ा, माने बहुत ही बड़ा। और इसी टाइम पे ज़्यूस की जो जंजीर थी उसे मार मार के पर्सियस तोड़ दिए थे। लेकिन तब तक एरिस के साथ लड़ाई करते हुए हेडिस भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे, क्योंकि एरिस एक युद्ध के देवता थे, इसीलिए वो युद्ध के कला कौशल ज्यादा जानते थे। वो हेडिस को वहाँ पे नीचे छोड़ के ऊपर आके जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी दोबारा हेडिस उसे पकड़ लेता है। इतने में पीछे क्रोनोस खड़ा हो गए थे और उसी टाइम पे ज़्यूस अपनी ताकत को इस्तेमाल करके पर्सियस, एजेनोर और एंड्रोमेडा को लेके धरती के ऊपर चले आते हैं, यानी टेलीपोर्ट हो गए। और इसके बाद ही एजेनोर और पर्सियस ज़्यूस को पकड़ के एंड्रोमेडा की सेना की ताबूत के अंदर लेटा देता है। लेकिन मुसीबत तभी भी टाली नहीं थी। अपने पिताजी महान देवता ज़्यूस को लेटा के बाहर आते हैं। अपने भाई एजेनोर और एंड्रोमेडा के साथ बातें करते हैं। क्रोनोस पूरी तरह से जाग चुका है, उसे दोबारा मारना ही पड़ेगा। जरूरत है स्पीयर ऑफ ट्रियम की। स्पीयर ऑफ ट्रियम के दो हिस्से, यानी पोसाइडन के ट्राइडेंट और हेडिस के स्टिक उन लोगों के पास है, लेकिन ज़्यूस की थंडरबोल्ट अभी भी एरिस के पास मौजूद है। उसे हासिल करना ही पड़ेगा। और उसे हासिल करने के लिए पर्सियस, जो एक डेमिगॉड है, अपने मन में एरिस को कहता है, मेरे भाई अगर तुम सच में देवता हो युद्ध के तो तुम मेरे साथ आओ, लड़ो आखिरी बार देवताओं के मंदिर में। तुम साबित करो खुद को और मैं साबित करूंगा खुद को। और बिल्कुल इसी टाइम पे एरिस तभी खड़े हुए थे टर्टरस में क्रोनोस के सामने। जो एरिस फिलहाल क्रोनोस की काबू में चले गए थे, टर्टरस से ऊपर आने की तैयारी करने लगे। और उसी टाइम पे पर्सियस की बातों के मुताबिक एंड्रोमेडा अपने सभी सैनिकों के शरीर में गीली मिट्टी लगा दिया, क्योंकि क्रोनोस जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है और जमीन खोद के गड्ढे बनाए गए। वहाँ पे काफी सारे सैनिक छुप गए हमला करने के लिए। और उसी टाइम पे दूर में जो ज्वालामुखी था वो फट जाता है, यानी क्रोनोस ऊपर आ रहा है। पर्सियस अपनी पेगासस घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहे थे देवताओं के मंदिर की तरफ। और उसी टाइम पे ज्वालामुखी के अंदर से काफी सारे टाइटन्स यानी राक्षस जिनके 4 हाथ हैं वो बाहर निकल के इंसानों को मारने लगे। आखिर में पर्सियस जाके हाजिर होते हैं मंदिर में, लेकिन वो जो देखा वो चौंकाने वाला था। एरिस खड़े हुए हैं हिलियास को लेके, क्योंकि वो हिलियास को लाया है अपने पिताजी को अपनी आंखों में मरता हुआ नजारा देखने के लिए। फिर एक फुली गॉड और एक डेमिगॉड के साथ लड़ाई होने लगी। यकीनन बात यह है कि एरिस के साथ पर्सियस कभी भी जीत नहीं पाएगा। एरिस के हाथों में पर्सियस बहुत ही ज्यादा मार खाने लगे, क्योंकि वो मौके की तलाश में थे। और इसी टाइम पे बाहर टर्टरस के अंदर से साक्षात हेडिस हाजिर होते हैं। अपनी आंखों के सामने ये तबाही देख के उसके मन और भी बिखर जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर इंसान मारे जाते हैं तो देवता भी मारे जाएंगे। हेडिस सीधे जाके हाजिर होते हैं ज़्यूस के पास में। ज़्यूस के कान में 2-4 बात कहने के बाद हेडिस अपने शरीर के अंदर से जो ताकत थी उनमें से कुछ हिस्से ताकत ज़्यूस के शरीर में ट्रांसफर कर दिए। और इसके बाद ज़्यूस अपने होश में वापस लौट आता है। वो पूरी तरह से फुली गॉड तो नहीं बन जाते, लेकिन इस तबाही को रोकने में काबिल बन जाते हैं। फिर दोनों भाई बाहर निकल आते हैं। अपनी ताकत को इस्तेमाल करके धीरे धीरे सभी टाइटन्स राक्षसों को मारने लगे। वही इसी टाइम पे मंदिर में दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और एक दफा में जाके पर्सियस एक चाकू के जरिए एरिस के सीने के ऊपर वार कर दिए। चाकू को घुसा दिए, एरिस कमजोर पड़ गए। उसी टाइम पे पर्सियस एरिस की पीठ के ऊपर से थंडरबोल्ट को लेके सामने जाके एरिस के सीने के अंदर घुसाते ही एरिस पर्सियस के हाथ को पकड़ के और ज्यादा थंडरबोल्ट को अपने ही शरीर में घुसा देते हैं। और ये देखते ही पर्सियस की आंखों में कहीं न कहीं नमी सी आ जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके ही भाई एरिस धूल में बनके तबाह हो गए।
और बिल्कुल इसी टाइम पे वो ज्वालामुखी पूरी तरह से फट जाता है। उसके अंदर से क्रोनोस की गरजने की आवाजें आने लगी। ये देखते ही मंदिर के अंदर परसियस तभी तीनों हथियारों को एक साथ में जोड़ते हैं और तैयार होते हैं स्पीयर ऑफ ट्रियम। क्रोनोस पूरी तरह से जमीन के अंदर से ऊपर पहुंच गए थे। उसके एक एक वार में एक एक शहर तबाह होने लगे। नीचे से ज़ेउस और हेडिस अपनी बची हुई ताकत के जरिए हमला करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ क्रोनोस के शरीर में असर नहीं किए। परसियस अपने घोड़े के ऊपर चढ़ के हाथ में स्पीयर ऑफ ट्रियम को लेके चलने लगे क्रोनोस की तरफ, और आखिर में चलते हुए क्रोनोस की मुंह के अंदर से उसके शरीर के अंदर जाके स्पीयर ऑफ ट्रियम को छोड़ देता है। और वो क्रोनोस के शरीर के अंदर जाके पूरी तरह से एक ऐसी ब्लास्ट करता है जिसकी ताकत की वजह से क्रोनोस वहीं पे हार जाता है। और ये देखते ही वहाँ पे मौजूदा सभी इंसान खुशियाँ मनाने लगे। उनके मुंह पे हंसी खिल उठी। लेकिन दूसरी तरफ परसियस जाके हाजिर होते हैं अपने पिताजी के सामने। परसियस अपने पिताजी के सामने जाते हैं। ज़ेउस कहता है, अब से कोई गॉड नहीं, इंसान आज़ाद है। अब तुम इंसानों को ख्याल रखोगे, क्योंकि ज़ेउस मरने वाला था। पीछे से खड़ा होकर हेडिस सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, और उन दोनों की आंखों के सामने ज़ेउस भी मिट्टी में तब्दील होके तबाह हो गई। फिर परसियस अपनी मायूसी मुंह को लेकर हेडिस के सामने आता है। हेडिस कहा, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। यानी हेडिस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी बहुत ही जल्द देवलोक छोड़ने वाले हैं। हेडिस वहां से चले जाते ही परसियस जंग के मैदान में हाजिर होते हैं। घायल सेनाओं को ठीक कर रहे थे। हकीम ने एंड्रोमेडा बिजी थी अपनी सेनाओं को ख्याल रखने में। एंड्रोमेडा पहले से ही परसियस को पसंद करती थी, जब से परसियस को वो अपनी महल में देखी थी पहली बार। लेकिन किस्मत की बात क्या होती है, परसियस आयो से मोहब्बत कर बैठे, उससे शादी किए, बच्चा हुए हेलियास, और आखिर में आयो भी चली जाती है। फिर परसियस एंड्रोमेडा के सामने जाकर उससे मुलाकात करके, अपने भाई एजेनोर से मुलाकात करके, अपने बेटे हेलियास को लेके दूर पे चले जाते हैं। हेलियास कहा, चलिए पिताजी, आज हम दोनों मिलके बहुत सारे मछली पकड़ेंगे। लेकिन परसियस जानता है अब सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में है, इंसानों को ख्याल रखना होगा। उसके बेटे को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अपनी जेब के अंदर से तलवार को निकल के अपने बेटे हेलियास के हाथ में देता है। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म होती है हमारी कहानी रेथ ऑफ टाइटन्स। पहले हिस्से की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाके सुन सकते हो। अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी लगे, आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।